नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रोड शो के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित किया और जय श्री राम के नारे के उद्घोष के बीच भारी भीड़ ने नड्डा का स्वागत किया। रैली के दौरान जय श्री राम के नारे पर जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इस नारे से इतनी नफरत क्यों है? क्या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना गलत है? क्या महापुरुषों का नाम लेना गलत है? इन लोगों के लिए राजनीति संस्कृति से ऊपर है। नड्डा ने यह कहा कि बंगाल के लोगों ने उनको नमस्ते टाटा कहने का मन अब बना लिया है। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? क्यों गुस्सा आता? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। उसी तरीके से आज हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर जो आर्थिक दृष्टि से उसको सहयोग मिलना चाहिए था, बंगाल 29 स्थान में 24वें स्थान पर खड़ा है। यह परिस्थिति ला करके ममता जी ने खड़ी जी ने आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए दिया है ताकि किसान अपने बारे में विकास के लिए खुद सोच सके और आगे बढ़े। मेरा आपसे निवेदन है, अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं, जहां जाता हूं मुझे पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप। इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नेपाल सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। नेपाल जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नेपाल जी, अब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक दी है। जैसा कि हमने देखा कि एक बार फिर से जय श्री राम के नारे पर अब सियासत जो है वो शुरू हो गई है और जिस तरीके से आज जेपी नड्डा का रुख देखने को मिला, उसमें भी जय श्री राम का नारा उन्होंने बोला वहां पर और ये कहा कि अब ममता बनर्जी, क्योंकि जय श्री राम के नारे सुन के गुस्सा हो जाती हैं, इसलिए अब उनको वहां के लोगों ने टाटा बाय बाय करने का फैसला ले लिया है। नेपाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब बड़े नेता वहां पर जाने लगे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर जाएंगे, तो ऐसे में आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे और जय श्री राम का नारा केंद्र बिंदु रहा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जय श्री राम के नारे लग रहे थे जब भी मैं जहां पे जा रहा था, हाथ हिला रहा था तो लोग जवाब में जय श्री राम के नारे बोल रहे थे। और ऐसे में जो जनसभा वहां पर हुई उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए यही कहा कि जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल के लोगों ने उन्हें टाटा बाय कहने का जो है मन अब बना लिया है। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंगने लगा है पश्चिम बंगाल और जो बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, खासतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो उनकी तरफ से जो रैलियां वहां पर की जा रही हैं, जनसभाएं वहां पर की जा रही हैं, उसमें जय श्री राम यानी कि भगवान राम का नाम अब वहां पर सामने आ रहा है। भगवान राम के नाम का जिक्र वहां पर सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि किसानों की सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने ये बात कही है। और किसान अगर बात की जाए तो दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं 2.5 महीने से, लेकिन वहां से उन किसानों को समझा करके वापस भेजने की बजाय पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं जेपी नड्डा कर रहे हैं और वहां पर ये कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी ने पहले किसानों के लिए काम किया होता तो आज ये नौबत ना आती। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो धार्मिक रंग है उसमें रंगने की कोशिश पश्चिम बंगाल के चुनाव को अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि
जिस तरीके से जय श्री राम के नारे का जिक्र करते हुए नजर आए जेपी नड्डा, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में राम के सहारे है। जय श्री राम का मुद्दा जो है वो पश्चिम बंगाल में इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी मुख्य मुद्दा रहने वाला है। इस बात के साफ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बार बार जब भी कोई बड़ा नेता बीजेपी का वहां पर जाता है तो वो जय श्री राम से ही अपनी भाषण की जो है शुरुआत करते हैं। और ख़ासतौर पर हाल ही में पिछले कुछ समय पहले जब पश्चिम बंगाल गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक सरकारी कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर रखा गया था, उनकी जयंती के दिन रखा गया था, जिसमें जय श्री राम के नारे जब लगे तो ममता बनर्जी ने उस सरकारी कार्यक्रम में बोलने से मना कर दिया था और नसीहत दी थी कि किसी भी तरीके से अगर किसी को बुलाया जाता है सरकारी कार्यक्रम में तो उसका इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए, और ये कोई धार्मिक कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक सरकारी कार्यक्रम है, ऐसा वो कहती हुई नजर आई थी। उसके बाद भी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई थी। बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया था कि महापुरुषों का अपमान करती हैं ममता बनर्जी, और ऐसे में अब जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे तो जेपी नड्डा ने भी साफ तौर पर यही कहा कि वहां पर कि जिस तरीके से जय श्री राम का नारा जब लगता है तो ममता बनर्जी गुस्सा हो जाती हैं, और इसीलिए अब मन यहां के लोगों ने बना लिया है, वो अब टाटा बाय कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ गए हैं और ऐसे में अब ममता बनर्जी का जाना पूरी तरह से तय है, ऐसा वो दावा करते हुए नजर आए। और साफ तौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं उनका भी जिक्र करते हुए वो नजर आए। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए वहाँ पर जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, खासतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो दो पार्टियां वहाँ पर मुख्य रहने वाली हैं, बीजेपी और टीएमसी में कड़ा मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है इस बार के विधानसभा चुनाव में, और उसी को लेकर के बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम ममता पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। जय श्री राम से बीजेपी क्या चुनाव जीत पाएगी, अब ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो जय श्री राम का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेपाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नेपाल जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। नेपाल जी, आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे जेपी नड्डा, कल प्रधानमंत्री भी जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से राम के नाम का सहारा लिया जा रहा है, जय श्री राम ये कह करके अपने भाषण की शुरुआत की जा रही है, क्या इस बार पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के सहारे पर बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? देखिए, मेरा अपना ऐसा मानना है कि राजनीति भी एक क्रिकेट के गेम की तरह है जी, और इसमें हर आदमी अपने अपने हिसाब से प्लान करता है। भाजपा के अपने कुछ धुरंधर बल्लेबाज उन्होंने उतारे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी को उन्हें बहुत चुनाव से पहले ही उतार दिया है। 3 लोग वहां पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, नड्डा साहब हैं, अमित शाह जी हैं, और प्रधानमंत्री भी दूसरी बार वहां जा रहे हैं जी। अब इन 3 धुरंधर के पास एक ही गेंद है, जो सबसे पहले है कि कहीं ना कहीं 30% माइनॉरिटी की वोट के अगेंस्ट 70% जो दूसरी वोट है उनको इकट्ठा किया जाए, और उसी के ऊपर उनकी पूरी रणनीति चलेगी। वो ममता जी को बार बार इरिटेट करेंगे, और इरिटेट करने का एक ही वो है जय श्री राम। जय श्री राम पर ममता जितनी उग्र होगी उतनी ही वोट का पोलराइजेशन भाजपा के पक्ष में होगा। यूपी में भी ऐसा हुआ, शमशान से कब्रिस्तान, शमशान और कब्रिस्तान की लड़ाई में कहीं ना कहीं वो सपा को पटना कहीं देके चले गए। मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में जब जनमानस के पास मुद्दे ज्यादा होते हैं तो उसको धार्मिक मुद्दों के द्वारा वोट में कन्वर्ट करना आसान होता है। और वहां एक नया काम हो रहा है पश्चिम बंगाल, जो मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस बिल्कुल नगण्य होती जा रही है। शायद हो सकता है ऐसा, मुझे पता नहीं कि ऐसा कोई मिली भगत तो नहीं है, कांग्रेस ने एक तरीके से बिल्कुल सरेंडर कर दिया। कांग्रेस अपनी पूरी रणनीति भाजपा को दिल्ली में घेरने की कोशिश कर रही है और बंगाल में वो कोई तैयारी नहीं कर रही है। जबकि
भाजपा पूरी तैयारी के साथ बंगाल में जा रही है और उसकी कोशिश है कि चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले वो अपना पूरा चुनाव का प्रचार और प्रसार 80% तक खत्म कर दे, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारी बाध्यताएं हो जाती हैं, उसका बजट की बाध्यताएं हो जाती हैं, उनके कुछ मुद्दों की बाध्यता हो सकती है, कुछ भाषाओं की बाध्यता हो जाती है। तो वो अपनी उग्रता जो भी करनी है भाजपा के द्वारा, वो चुनाव की आचार संहिता पहले वो इसको करेंगे। और दूसरा, इस बार क्योंकि आसाम का और बंगाल का चुनाव साथ साथ हो रहा है, तो जो वोट आसाम से बंगाल आती थी या बंगाल से आसाम जाती थी, वो माइग्रेशन भी रुकेगा। भाजपा की रणनीति बहुत क्लियर है, वो 70% वोटरों में से कितना कंसोलिडेशन करेगी श्री राम के नाम पर, वो ही उनका अपना एक सबसे बड़ा हथियार। जी बिल्कुल नेपाल जी, क्योंकि किसानों को कहीं ना कहीं वो संबोधित कर रहे थे जेपी नड्डा, और साफ तौर पर ये भी कहते हुए नजर आए जब जय श्री राम का जिक्र उन्होंने किया और ये कहा कि ममता जी गुस्सा हो जाती हैं, तो उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि अगर किसानों के लिए काम किया होता तो आज ये दिन ना आते। तो ऐसे में क्या जय श्री राम के नारे से किसानों का पेट भरेगा? नहीं, देखिए, वो तो कोई ना कोई बात ऐसा कहेंगे जिससे ममता जी इरिटेट हो। एक तो 10 साल में जब कोई भी राज करता है, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी तो होती है। और ये बात भी सही है कि ममता जी ने, कोई हो सकता है बहुत अच्छे काम किए हो, लेकिन उन्होंने केंद्र के साथ टकराव करके बहुत सारा बजट को खोया है, और बहुत सारा जो बजट वो आकर्षित कर सकती थी, जैसे नवीन पटनायक जी ने अपने उड़ीसा में किया है, वो नहीं कर पाए। किसान निधि में उन्होंने अपने हिसाब से एक नई योजना चलाई, लेकिन यदि उस नई योजना के साथ में यदि किसान सम्मान निधि का भारत सरकार से पैसा चले तो कोई नुकसान नहीं था, लेकिन उससे किसान का नुकसान हुआ। ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो टकराव की नीति कहीं ना कहीं विकास की नीति के कहीं ना कहीं खिलाफ जाती है। और ममता जी ने इस बात को साबित करने की कोशिश करी कि उनके यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं बन पाया कि वहां इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत गए हों, रोजगार की नई संभावनाएं हो। ठीक है, हो सकता है उन्हें सोशल एस्पेक्ट पे कुछ काम किया हो जिसका कि बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं ममता सिर्फ एक बात पे गिरती नजर आ रही है कि वो माइनॉरिटी की वोट को कहीं ना कहीं लुभाने के लिए अपनी राजनीति कर रही हैं, और उनकी समय में माइनॉरिटी उग्रता पर जाएगी और जो मेजॉरिटी वाला समाज है वो कहीं ना कहीं भयभीत होगा, उसके ऊपर हमले होंगे, क्योंकि ममता जी का पूरा सपोर्ट माइनॉरिटी को है। तो ममता जी की पूरी राजनीति को, पूरी तैयारी को वो माइनॉरिटी तक सुरक्षित सिमटा देंगे। और 70% वोट में, क्योंकि अब लेफ्ट कहीं नहीं है, कांग्रेस नहीं है, तो भाजपा कोशिश करेगी कि वो उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष से सुरक्षित करें। और माइनॉरिटी की वोट को बांटने के लिए ओवैसी को आएंगे या कोई दूसरे लोग आएंगे, वो नई पार्टियां बनेंगी, नया उसमें जो है डिवीजन होगा वोट्स का। तो रणनीति सिंपल सी स्पष्ट है कि ये माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी होगा, और मेजॉरिटी में भाजपा कितना कंसोलिडेट कर जाएगी इसके ऊपर। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से अपने केंद्रीय विद्यालयों का नामकरण भी कर रहे हैं, 1000 स्कूलों का नाम भी चेंज कर रहे हैं, बहुत बड़ा बजट सपोर्ट भी दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बंगाल को। तो भाजपा अपना उसको पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है, और वो भी तैयारी बहुत पहले कर चुकी है। ममता के पास कोई स्टार प्रचारक सिवाय ममता बनर्जी के भी नहीं है। और दूसरी बात सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चुनाव प्रबंधन कोई एक दिन की व्यवस्था नहीं होती है, इसमें काफी समय लगता है बूथ तक जाने में, बूथ तक लोगों को तैयार करने में। और उनके जिसके एक्सपर्ट थे शुभेंद्र अधिकारी जी, वो अब भाजपा के खेमे में जाकर बैठ चुके हैं। तो इस समय ममता को अपना चुनाव प्रबंधन भी खुद देखना है, आपको स्टार प्रचारक भी खुद ही रहना है, सरकार का प्रतिनिधि भी खुद करना है। तो ममता अकेली पड़ती नजर आ रही है, और लेफ्ट और कांग्रेस वहां कहीं अपना वजूद नहीं बचा पा रही है। यदि लेफ्ट और कांग्रेस वहां वजूद नहीं बचाएंगी तो वो वोट ममता के साथ तो नहीं आएंगी, उनकी हिंदू वोट शायद भाजपा के साथ चली जाएगी, और यही रणनीति भाजपा की। जी नेपाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। लेकिन अब सवाल यही कि क्या बीजेपी जय श्री राम के नारे के सहारे पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत पाएगी? चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ, जहां पर सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर आतंकवादियों ने गोलाबारी की, और इस घटना में एक जवान भी घायल हो गया। श्रीनगर के चनापोरा एरिया में सीआरपीएफ की 29वीं बटालियन पर यह आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक जवान के पैरों में एक गोली लगी, और फिलहाल पूरे इलाके में नाकाबंदी की गई है और सर्चिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। लश्कर ए मुस्तफ़ा के आतंकवादी हिदायतुल्ला मलिक को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू और अनंतनाग पुलिस के संयुक्त अभियान में हिदायतुल्ला को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। हमने लश्कर ए मुस्तफ़ा अपने
आपको चीफ बता रहे हैं, जिसका नाम हिदायतुल्लाह मलिक है, उसको कैटेगराइज टेररिस्ट है, उसको हमने यहाँ पे अरेस्ट कर लिया हुआ है। उसके पास से आर्म्स एंड एम्युनिशन की रिकवरी भी हुई है। फर्दर रिकवरीज बहुत सारी जगह पे हमने सर्च करना है, छापे डालने हैं और उसके बेसिस पे और फर्दर रिकवरीज होने का चांस है। उस वजह से बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो हम आपको कुछ टाइम के बाद कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है और किस गाड़ी से इसकी जो गिरफ्तारी है जनरल एरिया कुंजवनी के आसपास में हुई है। एक गाड़ी जिसमें ये ट्रैवल कर रहा था, उस गाड़ी को हमने ट्रेस कर लिया है और उस गाड़ी के अंदर से उसको अरेस्ट कर लिया है और उसके पास से हमने आर्म्स एज वेल एज एम्युनिशन, ग्रेनेड वगैरह रिकवर कर लिए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? आज दो घटनाएं हुई, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में। जो श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ सीआरपीएफ की टीम पर, उसमें एक जवान घायल हुआ, उसके बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से उसकी हालत? जी देखिए, उसकी हालत जो है, सीआरपीएफ जवान जो है घायल हुआ था, उसकी हालत से बाहर बताई जा रही है। अलबत्ता कहा जाए तो आज श्रीनगर के छनपुरा इलाके में सीआरपीएफ के पार्टी पर हमला हुआ है, जिसमें एक जवान घायल हुआ था, जिसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया था ताकि आतंकी को पकड़ा जा सके। लेकिन अभी तक जो है आतंकी जो है हाथ नहीं लगा है। वहीं अगर दूसरी घटना की बात करें तो जम्मू के कुंजवानी चौक जो हाईवे का इलाका है, अगर माता वैष्णो देवी या श्रीनगर जाना हो तो उसी हाईवे से कट कर जाते हैं। ये जम्मू शहर का बाहरी इलाका पड़ता है और यहाँ पर आज एक कुख्यात आतंकी जो है लश्कर मुस्तफा का चीफ बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। जो लश्कर तैयबा का ही एक संगठन है जो लश्कर मुस्तफा है। ये मैं आपको बता दूं, ये इस पहले भी इनपुट मिल चुके हैं कि जम्मू के अंदर कुछ आतंकी घटनाएं हो सकती हैं। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट थी और एक सूचना के आधार पर इस आतंकी को कार से दबोचा है और उसी दौरान इसने पुलिस के साथ हाथापाई भी की है, जिसमें एसएचओ गंग्याल जो है वो जख्मी हुए हैं और उसके बाद पुलिस ने इसको धर पकड़ा है और इसके पास से हथियार और गोला बारूद भी जो है वो बरामद किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जो इससे पूछताछ होगी उसके बाद और कई खुलासे होने बाकी हैं। अतेंद्र जी रविंद्र, इसके अलावा इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? हिदायतुल्लाह कौन कौन से आतंकी हमलों में अब तक शामिल रहा है, कितना कुख्यात आतंकवादी है? जी देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि यह लश्कर तैयबा का ही एक संगठन है, लश्कर मुस्तफा। इसने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है श्रीनगर के अंदर, खास करके कई बड़ी वारदातों का अंजाम देने के बाद इसको जम्मू के अंदर एक जिम्मा सौंपा गया था कि जम्मू संभाग के अंदर भी, खास करके जम्मू सिटी के अंदर जहां बिल्कुल शांति रहती है, वहां पर भी जो है हमले किए जाएं। और यही वजह है कि आज इसको जो है सूचना के आधार पर एक पुख्ता सूचना मिली थी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और उसी के आधार पर इस आतंकी को जो है हिदायतुल्लाह को पकड़ा है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह से पकड़ा है वहां पास ही एक बड़ा स्टोर रूम है, विशाल मेगा मार्ट करके, वहां पर ही इसको पकड़ा है। और ये वहां से शॉपिंग करने के बाद और वहां से रफू चक्कर होने की फिराक में था और जब पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसने हाथापाई की जो है नौबत तक आ गई थी और इसने हाथापाई भी की और यहाँ तक कि एसएचओ के साथ गुत्थम गुत्था हुआ और उसी दौरान एसएचओ जो है वो जख्मी हुए और फिर भी पुलिस की तरफ से इसको धर पकड़ा गया और इससे अब जो प्रारंभिक कहा जाए जो जांच है वो चल रही है, उससे पूछताछ जो है की जा रही है। आने वाले दिनों में कुछ और भी खुलासे जो है इसकी तरफ से हो सकते हैं। जी रविंद्र, इसके अलावा अगर बात की जाए सीआरपीएफ की टीम पर जो हमला हुआ है उसमें किस आतंकी संगठन पर अभी तक शक है या किसी ने ये दावा किया हो कि उनकी तरफ से ये हमला किया गया सीआरपीएफ की टीम पर? देखिए ऐसे में मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि फिलहाल इस आतंकी हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अलबत्ता जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन कर लिया गया है और अभी तक जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर घाटी के अंदर अगर बात करें तो कश्मीर घाटी में आए दिन ऐसे हमले खास करके सुरक्षा बलों के ऊपर होते रहते हैं और जिसमें कई बार स्थानीय लोग भी जो है उसकी चपेट में आ जाते हैं।
तो आतंकी संगठन जो है लगातार कश्मीर घाटी और खास करके जम्मू संभाग जो काफी शांत माना जाता है अभी तक आतंकी घटनाओं को लेकर, तो वहां पर जो है अब आतंकी अपने पैर पसारना शुरू हो चुके हैं और खास करके कश्मीर कहा जाए पाकिस्तान की तरफ से जो लॉन्चिंग पैड है उनको सक्रिय कर दिया गया है ताकि आतंकी जो है वो लगातार घुसपैठ जम्मू कश्मीर के अंदर आकर अपनी वारदातों को अंजाम दें। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है और इसके चलते जो है आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। और वहीं जो एक जवान जो है छनपुरा इलाका जो कश्मीर घाटी का इलाका है वहां पर एक ग्रेनेड फेंका गया जिसमें जो है एक सीआरपीएफ जवान जो है वो जख्मी हुआ, हालांकि उसकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जम्मू में हालांकि आतंकी घटनाओं की अगर बात की जाए तो वो थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन सुरक्षा बलों को लगातार सफलताएं भी हाथ लग रही हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है और ये अभियान इतनी तेजी से चल रहा है भारत में, अगर बात की जाए तो अब सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत पहले स्थान पर जा पहुंचा है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां महज 21 दिनों में 50 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बता दें कि देश में अब तक 54 लाख से भी ज़्यादा लोगों को कोविड टीकाकरण किया जा चुका है और 50 लाख लोगों के टीकाकरण का आंकड़ा भारत ने अमेरिका, यूके और इजराइल से पहले ही हासिल कर लिया है। मतलब जितने कम समय में भारत ने ये आंकड़ा पार किया है ऐसा अभी तक किसी भी देश में नहीं हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 6,73,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी 4 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। और जानकारी के अनुसार मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते से 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू हुआ था। राजीव रंजन राय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक चर्चा करेंगे। राजीव जी, आपका स्वागत है एनपी न्यूज़ पर। थैंक यू। जी राजीव जी, जिस तरीके से भारत में कोरोना की अगर स्थिति की बात की जाए तो कोरोना की स्थिति में भी लगातार सुधार हो रहा है और अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की तो वैक्सीनेशन में भी हमारा देश पहले नंबर पर पहुंच चुका है, जो बहुत जल्द बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन दे चुका है। तो ऐसे में क्या अब संतुष्टि जाहिर की जाए कि अब हमें कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब हम कोरोना पर हावी हो रहे हैं? हितेंद्र जी, मुझे याद है कि एक डिबेट में मैं भी उस पैनल में था और एक डॉक्टर थे, जब हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के डिबेट किया था और हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया था कि वैक्सीन कितना जरूरी है कोरोना चीज से लड़ने के लिए। जी। उस डिबेट में भी मैंने ईमानदारी से कहा था, देखिए सरकार ने जो कोरोना वैक्सीन को ला करके जो लोगों को राहत देने का काम किया वो प्रशंसनीय, उसका मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है हितेंद्र, क्या यह वैक्सीन लाना या लोगों को देना कितना जरूरी था या है। जी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा हितेंद्र की आज की तारीख हम जब आपसे बातचीत कर रहे हैं तो अपने देश में 1,55,000 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है जब से कोरोना का केसेस आया, यानी पिछले 30 जनवरी को मुझे लगता है कि पहला केसेस आया था, 30 जनवरी या मार्च था। तो उसके बाद से अभी तक में इतने हुए हैं। और आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा हितेंद्र जी, अभी 2 दिन पहले जब हमने वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया तो हमारे पास डेटा है, आपने भी स्टोरी किया होगा कि अपने देश में तकरीबन 30 लाख हार्ट डिजीज से लोग मरते हैं अपने देश में प्रत्येक साल। जी। अब आप देख लीजिए ये कोरोना में जो मोर्टेलिटी रेट है हितेंद्र वो बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल कम है। तो लेकिन चूंकि ये ऐसा माहौल बन गया था कि उससे हम सब लोग डर गए। आज का लेटेस्ट स्टडी में बता दूं, आज जो स्टडी आई है यूनाइटेड स्टेट्स में जो कुछ एक्सपर्ट्स ने किया है उसमें इन्होंने इसको लिंक किया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वायरस बना है। तो आप देख सकते हैं कि आप किस परिस्थिति से हम चीजों को भी हैंडल कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोरोना डिजीज को लेकर के जो वैक्सीन आप दे रहे हैं इसको अभी भी एक नीड बेस्ड बनाएं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको दें, बाकी लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। बाकी जो डिजीज है जिससे कि ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीजेस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, 30 लाख है, इट्स अ ह्यूज नंबर।
और कई बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारी ले लीजिए और सब रिलेटेड डिजीजेज हैं। मुझे उन सभी चीजों को फोकस करने की जरूरत है। लेकिन ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोरोना को जिस प्रकार से हमने हैंडल किया वो सराहनीय प्रयास है। और जैसा कि हम लोगों ने शुरू में भी कहा था कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये वायरस अपने आप वीक हो जाएगा, और वो भी अब होते हुए दिख रहा है। बाय द टाइम आप वैक्सीन लोगों को दे रहे हैं, कोरोना का वायरस अपने आप खत्म भी होता जा रहा है। राजीव जी, जो पहले डर या अफवाहें जो फैलाई जा रही थी उस पर कहीं ना कहीं अब पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक इक्का दुक्का जो केस है वो जरूर इस तरीके के सामने आए कि कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद या फिर उससे ज़्यादा दिनों बाद लोगों की मौत हुई है। उस बारे में अभी तक कोई इस तरीके का कोई खुलासा, लेकिन उसमें भी आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ कि वो वैक्सीन की वजह से हुए। अब तक जितने भी मामले सामने आए, इस तरीके के अगर इक्का दुक्का मामले को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं सकारात्मक इसके जो रुझान है वो रहे हैं। देखिए चंद्र, ये अपना जो वैक्सीन है कोविशील्ड जो है, कोवैक्सीन है, तो जो अपने यहाँ वैक्सीन के जो इवॉल्व हुआ है, जो लोगों को दिया जा रहा है, उसको साइड इफेक्ट के बारे में एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा है क्या कि इसका कोई ज्यादा मतलब उतना निगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है, नॉमिनल है, मिनिमल है, जो कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मुझे नहीं लगता है कि मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं वैक्सीन की इफेकेसी और इसके साइड इफेक्ट पे कमेंट करूँ। मैं ये, और ये भी है कि एक जर्नलिस्ट के रूप में चूंकि हेल्थ सेक्टर पे हम लोगों ने काफी काम किया, लिखा है, तो इसके इम्पैक्ट तो तुरंत नहीं आते हैं, आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। यू नेवर नो, क्योंकि अभी इस पे रिसर्च नहीं हो रहा है। अभी तो इसी पे रिसर्च नहीं हुआ है कि ये जो वैक्सीन जो हम दे रहे हैं, जो वर्ल्ड में देखिए कई कंट्रीज जो वैक्सीन को विड्रॉ कर रहे हैं, वो अभी तक इवॉल्व भी नहीं कर पाए हैं, ना ही कंक्लूड कर पाए हैं कि ये हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हम लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, और वैक्सीन जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सेफ है, उनकी बात को मान रहा हूँ। लेकिन इससे जो आपने भी बताया कि जो कुछ केसेस आए मृत्यु को लेकर के, उसके बारे में अभी देखिए उसका डेटा का कंपाइल करना, उस पर रिसर्च होना, और अपने यहाँ रिसर्च का जो सिस्टम है, आपको थोड़ा ये न्यू रिसर्च होगा। वैक्सीन जिस रिसर्च से बना है वो उस नेचर का रिसर्च अपने पहले चल रहा था, तो वैक्सीन बनाने में थोड़ी सी आसानी हो गई। लेकिन आफ्टर तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन महज 21 दिन में 50 लाख से ज़्यादा लोगों को भारत में वैक्सीन दी जा चुकी है। 54 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अब तक जो वैक्सीन है वो दी जा चुकी है। इसलिए कहीं ना कहीं अब ये राहत की खबर कोरोना को लेकर के कम से कम हमारे देश में है कि कोरोना से मुकाबला करने में देश पूरे विश्व में सबसे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।